Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. So students, today we will discuss about the common forces in mechanics. In the last class, we have discussed regarding the equilibrium of a particle under different forces, under several number of forces. तो आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स. Common forces in mechanics. ओके, तो फोर्सेस तो बहुत तरह के होते हैं बच्चों. क्लासिफिकेशन हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. जो फोर्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से किया गया है. एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है दैट इज कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ओके, कांटेक्ट फोर्सेस मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, है ना. कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? द फोर्स which comes into action, the force which comes into action when two bodies are in contact. ओके, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या हो जाएगा? ना बिना कांटेक्ट में आए हुए अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, है ना. द फोर्स between two bodies without coming in contact. ओके, बिना कांटेक्ट में आए अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स डालता है तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. अच्छा बच्चों, कांटेक्ट फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, है ना. कांटेक्ट फोर्सेस अलग अलग तरह के होते हैं बच्चों. जैसे कि एक सबसे पहले होता है हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, और होता है टेंशन. ओके, और होता है स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स. और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में पढ़ना है. ओके, और जब हम लोग एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो बुएंट फोर्स होता है, ओके, उसके ऊपर लगने वाला जो बुएंट फोर्स होता है वो भी. ओके, अच्छा, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का अगर हम एग्जांपल देने का बात करेंगे बच्चों तो ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और उसके बाद हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो बिना कांटेक्ट में, एक मैग्नेट एक आयरन के नेल को बिना कांटेक्ट में आए हुए भी अट्रैक्ट कर सकता है ना. तो ये फोर्स हो गया कैसा ना, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस और उनके टाइप्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कशन करना है. ठीक है, सो let us start with the contact forces. ओके, और कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? अगर डेफिनेशन हम लोगों को जानना है तो हम लोग लिख सकते हैं द component of contact force, which is perpendicular to the surface in contact,
contact, okay, is called what? Is called normal reaction, is called normal reaction, okay. जैसे बच्चों सपोज कर लो यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, सपोज यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, ओके, सपोज दिस इज आवर इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन सपोज कर लो कुछ एक एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, सपोज दैट एंगल बी थीटा, और यहाँ पर सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, एक बॉक्स है सपोज कर लो, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है इंक्लाइंड प्लेन पे, ओके। तो वेट किधर एक्ट करता है? वेट बट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? सरफेस देखो, दिस इज द सरफेस, ओके, दिस इज द सरफेस इन कांटेक्ट, दिस इज द सरफेस इन कांटेक्ट। अब इससे परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में है ना, सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे? तो यहाँ जो फोर्स देखो ये परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ लग रहा है ना, उससे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड जो एक्ट करता है उसे वेट कहते हैं, एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ओके। अब यहाँ पर एक फोर्स, अगर हम लोग इस वेट को दो कंपोनेंट में बांट देंगे तो इधर होगा mg cos थीटा, ये एंगल भी बच्चों थीटा ही आएगा, और इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमें तो अभी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जानना था, तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, है ना, वो फोर्स जो कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस से परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, उसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर अगर हमें कोई पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है, तो R विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। अगर सपोज कर लो एक टेबल के ऊपर उस बॉक्स को रख देंगे तो उसका वेट दैट इज mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इस केस में बच्चों, इस केस में अगर हमसे कोई पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के फोर्स के बारे में, दैट इज टेंशन, ठीक है। जो दूसरा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है। अब ये टेंशन क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखते हैं the restoring force developed in a string, the restoring force developed in a string when the string is loaded is known as tension, is known as tension, ठीक है। जैसे सपोज कर लो बच्चों यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ इस तरीके से हैंग सस्पेंड किया और नीचे एक मास लटका दिया, ठीक है, ओके, जिसका मास m है। तो एक वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg के बराबर। अब टेंशन क्या है? जैसे ही तुम इस लोड को, इस मास को यहाँ पर हैंग करोगे, ये क्या करेगा? उस रोप को पूरा खींच लेगा, है ना, दैट इज एक टेंशन क्रिएट होगा। जो खिंचाव प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसी को हम लोग टेंशन कहते हैं, और टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, कैपिटल T से उसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर टेंशन अगर हमसे कोई पूछेगा कितना होगा, तो हम बोलेंगे mg के बराबर होगा, टेंशन mg के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन। उसके बाद देखो जो तीसरे तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसे हम लोग डिस्कशन करना है, जिसे हमें लोगों को डिस्कशन करना है, वो क्या है? दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ओके, स्प्रिंग फोर्स, ओके। अब ये क्या होता है? ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों। द रिस्टोरिंग फोर्स developed in a spring when it is compressed
or extended, okay, is called what? Is called spring force, है ना, is called spring force, ठीक है। जैसे सपोज कर लो जैसे सपोज कर लो हमारे पास बच्चों एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये सपोज कर लो स्प्रिंग। अब जैसे ही हम इसे खींचेंगे, सपोज नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, और उसमें एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। सपोज स्प्रिंग जो है वो खींच गया और वो कुछ ऐसा हो गया, सपोज, ओके, सपोज वो कुछ ऐसा हो गया। तो स्टार्टिंग में उसका लेंथ इतना था, है ना, दिस वाज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब इतना वो बढ़ गया, है ना, सपोज x यूनिट वो बढ़ गया, तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे या स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। अब ये स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं? द स्प्रिंग फोर्स डेवलप्ड इन दैट स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस क्यों? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, आप इधर खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप होगा, है ना। और ये x क्या है? दैट इज द इलोंगेशन, एंड k क्या है? फोर्स कांस्टेंट, वेयर k इज force constant, where k is force constant of spring and x is the elongation, x is the elongation और compression, है ना, कितना elongate हुआ या कितना compressed हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों स्प्रिंग फोर्स, ओके। तो ये कुछ बेसिक से फोर्सेस हैं बच्चों, है ना, जो हम लोगों को पढ़ने थे। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शन के बारे में, है ना, फ्रिक्शन के बारे में, ओके। फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने तरह का होता है ना, इन सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? द कॉम्पोनेंट ऑफ, एनसीईआरटी में कैसे लिखता है? द कॉम्पोनेंट ऑफ contact force, okay, parallel to the surface in contact, parallel to the surface in contact, okay, and which opposes which opposes relative motion, and which opposes relative motion between the two surfaces, okay, is called friction, is called friction। मतलब जैसे सपोज कर लो एक ये ग्राउंड है बच्चों, और यहाँ पर सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अब सपोज कर लो तुम बोलोगे कि सर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कराना चाहते हैं। बोलेंगे ठीक है, फोर्स लगाओ। तुम क्या करोगे? सपोज कर लो अपने एक फिंगर से एकदम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। जानते हो क्यों? बिकॉज जैसे ही तुम एक फोर्स लगाते हो, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर कांटेक्ट में है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब तुम अपने फोर्स को, सपोज कर लो तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का एक फोर्स क्रिएट हो गया। तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो अभी भी कोई मोशन नहीं हुआ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज कर लो 15 न्यूटन में भी कोई मोशन नहीं हुआ, मतलब तुम जैसे ही 15 न्यूटन लगाते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक 15 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो जाता है। अब मान लो 16 न्यूटन में मूव कर गया, मतलब 15 न्यूटन जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। 15 न्यूटन जो है वो क्या है?
ना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ओके, तो ये बच्चों अब एक बार मोशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? ठीक है, फ्रिक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं बच्चों। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इन 3 फ्रिक्शंस के बारे में हम लोगों को बात करना है। दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अच्छा, तो डेफिनेशन देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ friction between two surfaces, okay, between two surfaces, so long as there is no relative, so long as there is no relative motion between them, okay, between them। यहाँ पे याद करो, हमने कहा था कि तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, बॉडी मूव नहीं किया। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना बच्चों, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। मतलब तुम 5 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन प्रोड्यूस हो गया और उसने तुम्हारे फोर्स को कैंसल आउट कर दिया। तुम 10 न्यूटन लगाए, सपोज कर लो बॉडी अभी भी मूव नहीं किया, तो कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स फ्रिक्शन अभी 10 न्यूटन हो चुका है। तुम 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन भी बढ़ करके 10 हो गया, एडजस्ट हो करके 10 हो गया। ठीक है, तुमने 15 न्यूटन लगाया, वो भी 15 न्यूटन हो गया और तुम्हारे फोर्स को कैंसिल कर दिया। लेकिन जैसे तुम 16 न्यूटन लगाते हो तब वो मूव करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक लिमिट है बच्चों, है ना, एक लिमिट है। जब तक ये बॉडी रुका हुआ है तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी दोनों टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Fs। ठीक है, और ये जो 15 न्यूटन था ना, यहाँ पर देखो मैक्सिमम लिमिट, उसे हम लोग कहते हैं Fs मैक्स। मतलब मैक्सिमम इतना ही फ्रिक्शन ये बॉडी दे पाया बिफोर मूविंग, है ना, उसके बाद तो वो मूव करने लगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग एफएस मैक्स कहते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है समझ में आ गया? द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय ए बॉडी बिफोर कमिंग टू मोशन, है ना, बिफोर कमिंग टू मोशन। ओके, अच्छा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बच्चों हम लोग उसे डिनोट करते हैं किससे ना? एफ एस से, है ना, एफ विद सब्सक्रिप्ट एस। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया? एक्सपेरिमेंटली it was found that Fs max, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट। अब ये बहुत अजीब सा बात है लेकिन ये सच है। ये जो फ्रिक्शन होता है ना, वो एरिया इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। बट it was again experimentally found that Fs max, that is maximum static friction या फिर limiting friction, depends upon the normal reaction। normal reaction हम लोग पढ़े थे, normal reaction। ठीक है, ओके, नॉर्मल रिएक्शन को R या फिर N से डिनोट किया जा सकता है। सपोज N से डिनोट करते हैं,
ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक्सपेरिमेंट, इसका प्रूफ वगैरह हम लोग को नहीं करना है, ये सब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एफ एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन। प्रोपोर्शन को इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस is what is coefficient of static friction, is coefficient of static friction, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये जो हम लोग इक्वेशन निकाले हैं ये एफ एस मैक्स का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का इक्वेशन है। लेकिन फ्रिक्शन तो 5 न्यूटन भी हुआ था, फ्रिक्शन 10 न्यूटन भी हुआ था, फ्रिक्शन 15 न्यूटन भी हुआ था, और ये लिमिटिंग था। तो 10 न्यूटन भी तो हुआ था ना, 5 न्यूटन भी हुआ था। तो हम लोग जनरल इक्वेशन अगर लिखेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना, एफ एस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ओके, लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। ओके, जब इक्वल हो जाएगा तो उसे एफ एस मैक्स कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एफ एस मैक्स। उसके बाद बच्चों बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। इसके बारे में काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या है, द फोर्स दैट opposes relative motion, the force that opposes relative motion between surfaces in contact, between surfaces in contact is called kinetic or sliding friction, ठीक है, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब बॉडी मूव कर रहा है तो क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है। जैसे सपोज कर लो ग्राउंड के ऊपर बॉक्स, अब यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, हमें पता है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉडी रुका हुआ है तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, और अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। And remember that kinetic friction is less than static friction. Kinetic friction is less than, एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया ना बच्चों, उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है वो कम होता है। तुम थोड़ा इमेजिन करो, सपोज कर लो तुम्हारे घर में एक ट्रंक है, ट्रंक मतलब बक्सा, ठीक है। उस बक्से को सपोज कर लो तुम्हारी मम्मी बोली थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो तुम देखोगे जब उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इनिशियली उसे मूव कराना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार वो मोशन में आ गया ना तो फिर वो आराम से स्लाइड कर सकता है, कम फोर्स हमें लगाना पड़ता है। तो एक बार मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, again it was experimentally found that kinetic friction Fk is proportional to normal reaction. Proportion को इक्वेशन बनाएंगे, that implies kinetic friction Fk is equals to mu k into n, where mu k is coefficient of kinetic friction, एंड ये चाहे बच्चों म्यू एस हो या फिर म्यू के हो, ये किस पे डिपेंड करते हैं ना, इट डिपेंड्स अपॉन, इनका वैल्यू कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल in contact, the nature of material in contact. Okay, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, उनका वैल्यू कितना होगा
वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन कौन से मटेरियल कांटेक्ट में है, ठीक है। जो भी हो, काइनेटिक फ्रिक्शन का इक्वेशन निकल कर आया, दैट इज म्यू के इनटू एन, वेयर म्यू के इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड एन तो बच्चों जानते हो दैट इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद बच्चों बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल विच द रिजल्टेंट, the angle which the resultant of force of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction, ठीक है। अभी डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, देखो अभी डायग्राम बनाएंगे समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो ये ग्राउंड है, यहाँ पर सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है बच्चों, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट का देखो मास, वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकली ऊपर एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेट इट बी n, ओके। एंड फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन, अगर हम इस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, सपोज हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिए P, तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेट इट बी F, लेट इट बी F। पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं, लेट इट बी O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द, लेट दिस पॉइंट बी C। तो ये जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, विथ नॉर्मल रिएक्शन, विथ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन, विथ द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे सपोज कर लो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, ठीक है, इस एंगल को थीटा बोलना है, हमें थीटा निकालना है। तो इस ट्रायंगल को देखो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC अपॉन बेस हो जाएगा हमारा OB, ठीक है। अच्छा BC ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है, दैट इज OA के बराबर है, दैट इज OA अपॉन OB, ठीक है, OA अपॉन OB। Now what is OA? OA is friction wala vector, that is F, and OB is what, normal reaction, that is N, ठीक है। तो tan theta is equals to F by N, is equal to F by N, but हम लोग याद करो अभी पढ़े थे, फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे म्यू FS, यहाँ म्यू S लिख देंगे। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो यहाँ K, यहाँ म्यू K, N लिख देंगे। जो भी हो, एक जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ से म्यू कितना हो जाता है, F बाई एन, है ना। अच्छा, और यहाँ पे tan थीटा कितना आ रहा है, F बाई एन, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा is equals to mu, है ना, tan theta is equals to mu, okay, where theta is the angle of friction, where theta is the angle of friction, ठीक है। अगर हम लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया गया होगा और हम लोगों को बोला जाएगा क्या निकालने,
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, क्या होता है ये एंगल ऑफ रिपोज? पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल which an inclined plane makes with the horizontal so that a body placed over it just begins to slide over it by its own। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो बच्चों, यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, सपोज ये एंगल कुछ भी एक वैल्यू है अल्फा 1। ठीक है, अब हम जब इस ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे, हम देखें ये स्लाइड नहीं किया। ठीक है, ये स्लाइड नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, इस अल्फा वाले एंगल को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, सपोज कर लो हम अल्फा वाले एंगल को बढ़ा दिए, इंक्लाइंड प्लेन अब कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज अल्फा 2। ठीक है, अब सपोज कर लो ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लो अभी भी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं किया। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, अगर हम ऐसे ही अल्फा को बढ़ाते जाएंगे तो अल्फा का एक वैल्यू हमें ऐसा मिलेगा जिस वैल्यू पर वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अल्फा 3 वो एंगल है जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया था, it just started to slide, then this angle is known as angle of repose। Okay, so the angle which an inclined plane makes with the horizontal so that the body placed over it just begins to slide over it by its own, उसे हम लोग angle of repose कहते हैं। अब इसका कुछ मैथ्स है, देखो इससे रिलेटेड क्या मैथ्स हम लोगों को करना पड़ता है वो चीज देख लेते हैं। ओके, जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है जो एंगल ऑफ एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है एंड द एंगल इज जस्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। मान लो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका मास m है और ये जो एंगल है सपोज कर लो ये एंगल अल्फा है, तो इसका वेट बच्चों किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। और इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सपोज कर लो n, और इधर ये जो एंगल होगा बच्चों ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और इस तरफ mg के दो कंपोनेंट्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, वेट का दो कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos अल्फा, जस्ट अ सेकंड, mg cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज mg sin अल्फा। और फ्रिक्शन ऑब्वियसली बॉडी इधर स्लाइड करेगा, मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, मान लो जो बॉडी है वो अब बस स्लाइड करने ही वाला है, मतलब अबाउट टू बिगिन द स्लाइड। ओके, उसे हम लोग कहते हैं वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। ओके, तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उन्हें हम लोग इक्वेट करते हैं। mg sin अल्फा जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के बराबर होगा, एंड mg cos अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, ना नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1/2, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, mg और mg कैंसल, sin अल्फा बाई cos अल्फा इज नथिंग बट tan अल्फा, एंड tan अल्फा कितना आ रहा है, दैट इज F/n। अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पढ़े थे तो वहां tan थीटा आया था F/n, where theta is angle of friction, theta is angle of friction। अभी इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे,
और यहां पर आ रहा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू f by n where alpha is angle of repose, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू f by n, tan अल्फा इज इक्वल्स टू f by n, मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना होता है बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज भी उतना ही होता है, एंगल ऑफ रिपोज भी उतना ही होता है। ओके, तो ये हो गया बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। निकाल सकते हैं हम लोग tan अल्फा इज इक्वल्स टू f by n, फ्रिक्शन का वैल्यू दिया गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू दिया गया होगा, तो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन का जो मतलब कॉज है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम लोग उतने डिटेल में यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग करेंगे इसके बारे में। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into action, the force of friction which comes into action between two surfaces, between two surfaces when one body is rolling over the other body, when one body is rolling over the other body। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन तभी, जैसे सपोज कर लो एक ग्राउंड है, ग्राउंड में सपोज कर लो एक फुटबॉल, फुटबॉल बच्चों क्या करता है, वो रोल करता है, आगे भी बढ़ता है और टर्न भी करता है, रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है ना। अच्छा, रोल करते समय जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो बच्चों बहुत कम होता है ना, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड के साथ वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अलग से इसे पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन से ये डिफरेंट है ना। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ना, अज ए दो कॉज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अज ए बॉडी रोल्स, ओके, इट क्रिएट्स, एक सेकेंड, इट क्रिएट्स a slight depression, a slight depression below it, thus creating a slight elevation, thus creating a slight elevation in front of it। ओके, मतलब क्या है बच्चों, देखो जैसे सपोज कर लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर दूसरा एक सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है तो जिस सरफेस पे वो रोल कर रहा है उसे थोड़ा वो दबा देता है, ठीक है, उसे थोड़ा डिप्रेस्ड कर देता है, जहां पे कांटेक्ट होगा वहां पे थोड़ा डिप्रेशन, अगर इधर थोड़ा डिप्रेशन क्रिएट होगा तो इधर थोड़ा क्या हो जाएगा, एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। इधर थोड़ा, जैसे सपोज कर लो तुम जमीन पे पैर, एक सपोज गीला मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी गीला है, तुम अगर पैर रखोगे गीले मिट्टी पर तो वो मिट्टी कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, दब जाएगा। तो अगर दब गया तो तुम्हारा पैर अब यहाँ पर है, अब तुम्हारे सामने एक एलिवेशन क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, एक एलिवेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो जो पोर्शन उसका कांटेक्ट में होता है दूसरे सरफेस के साथ, वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और उसके आगे जस्ट एक एलिवेशन क्रिएट हो जाता है, उसके जस्ट आगे क्या क्रिएट हो जाता है, एक एलिवेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब इस तरह का सिनेरियो होता है। ओके, इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट
हो जाता है, ठीक है। तो अब उसे एक ऊंचाई पर चढ़ना है ना, तो वहां से क्या होगा, द बॉडी विल फील व्हाट, द बॉडी फील्स the body feels as if it is climbing an inclined plane, ठीक है। बॉडी को ऐसा फील होगा कि जैसे मान लो वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली वहां पर फ्रिक्शन उसी कारण से क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये एक कॉज हो गया। दूसरा कॉज हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाट इज द सेकंड कॉज, ड्यू टू the weight of the body, okay, its lower part gets depressed, okay, or flattened, gets depressed or flattened, okay, for which the area in contact increases, and therefore the force of friction increases, okay। तो वो कह रहा है जब भी एक बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है तो उसका जो सरफेस है ना वो थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ऊपर भले ही पूरा गोल मटोल हो लेकिन नीचे जो सरफेस कांटेक्ट में आता है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना। ओके, सो दिस मच इज अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। सबसे पहले तो एडवांटेज क्या होता है बच्चों, बिना फ्रिक्शन के हम लोग लिख सकते हैं क्या बोर्ड में, राइटिंग नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, है ना, राइटिंग नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। राइटिंग तो छोड़ो, होल्डिंग ए पेन, ठीक है, होल्डिंग ए पेन, ए बुक और एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, ओके। walking is possible, no, okay, so friction helps us in walking, on the surface of earth, okay। and again जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं बच्चों उसमें ब्रेक, application of brakes in automobiles is possible only because of friction, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज भी हैं इसके, जनरली मशीन्स वगैरह में वेयर एंड टेयर, ओके, फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर होता है ऑफ मशीन पार्ट्स, ओके, ऑफ मशीन पार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद वर्क हैज टू बी डन to maintain the speed of a rotatory machine, मशीन घूम रहा है बच्चों, अगर आप छोड़ दोगे तो वो तो रुक जाएगा ना, अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो वो रुक जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो उसे चलाते रहने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मशीन तो चलता ही रहता है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो जहां बेनिफिट है वहां नुकसान भी कुछ कुछ है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, है ना, मेथड्स, फ्रिक्शन का लास्ट पॉइंट, दैट इज मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब कहीं कहीं पे तो फ्रिक्शन बढ़ाते भी हैं हम लोग जानबूझ करके, है ना,
जैसे आपके शूज जो होते हैं उसके नीचे जो सोल होता है उसमें हम लोग स्पाइक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें कर्ट्स बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े, है ना। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या है, दैट इज बाय रबिंग और पॉलिशिंग, बाय रबिंग और पॉलिशिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स, ओके। ये जो गाड़ी वगैरह में इंजन ऑयल हम लोग डालते हैं वो सब लुब्रिकेंट्स हैं, है ना। और क्या हो सकता है, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना बच्चों, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक गैस के सिलेंडर को रोल करना ज्यादा आसान है, उसे स्लाइड करना ज्यादा डिफिकल्ट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस वीडियो को अच्छे से देख लें, ठीक है, और बुक को फॉलो करते रहें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।